Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to complete the part 3rd of unit 1 of Introduction to Pharmacology. So let's start. So in the previous video, in the part 1, we have covered the introduction, like some basic terminologies. In part 2, we have covered the pharmacokinetics, and in this part 3rd, we are going to cover the pharmacodynamics. So let's start. Okay, so what do you understand by the term pharmacodynamics? As I have already told you in the previous video, that what is the difference between the pharmacokinetics and pharmacodynamics. So let me clear you. Okay, so pharmacodynamics, it is the study of drug effect. Okay, so what's the effect of the drug on the body? Okay, द फार्माकोकाइनेटिक्स इज़ कि हमारी बॉडी क्या एक्शन करती है टुवर्ड्स दैट ड्रग। जो भी हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या एक्शन करेगी, लाइक उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डाइजेशन, ठीक है, एंड मतलब कि उसका एक्सक्रीशन, वो सब आपका पार्ट आता है अंडर द फार्माकोकाइनेटिक्स। बट फार्माकोडायनेमिक्स इज़ कि आपका जो ड्रग है वो आपकी बॉडी के ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, क्या एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। तो ये क्या है, आपका स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स है ऑन द बॉडी एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दैट इज़ टू नो व्हाट ड्रग्स डू एंड हाउ दे डू इट. What the drug does to the body, this include physiological and biochemical effect of drugs and their mechanism of action at organ or system. तो इसमें मतलब कि मेनली जो चीज़ है वो यही है कि हमारे जो ड्रग है वो हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट करता है। इसमें उसका दोनों इफ़ेक्ट्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स. ओके, एंड क्लैरिफाई द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्शन ऑफ वन ड्रग बाय अनदर ड्रग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स. ठीक है कि लाइक एक जो मतलब कि इंडिविजुअल होता है, मे बी वो बहुत सारी मेडिसिन्स को कंज्यूम कर रहा होगा, तो बहुत सारी जो हमारी जो मेडिसिन्स होंगी उनका आपस में क्या मतलब कि मॉडिफिकेशन है, क्या मतलब कि एक दूसरे के ऊपर एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी हमारा फार्माकोडायनेमिक्स के अंडर ही आता है, ठीक है। ड्रग्स में इंक्रीज और डिक्रीज द सिक्रीशंस बट दे कांट एक्सचेंज द बेसिक फंक्शंस ऑफ एनी फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो अब हमारे जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो भी हम ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, मे बी उनकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो आपकी इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, वो आपकी डिक्रीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। बट वो अपने बेसिक जो उनके फंक्शंस हैं, ठीक है, कि जो मतलब कि उनका जो बेसिक फंक्शंस है कि ये फंक्शंस उन ड्रग्स को परफॉर्म करने हैं, ठीक है, वो उसको चेंज नहीं कर सकती। बस उनकी जो सिक्रीशंस हैं वो आपकी ज़्यादा या कम हो सकती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि हाउ द ड्रग एक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। ऑफकोर्स जो ड्रग्स है वो कौन कंज्यूम करेंगे, ह्यूमन्स जो है वो कंज्यूम करेंगे, ठीक है। मेडिसिन्स क्यों बनाई गई है, ताकि हम जो हेल्थ है उसको प्रमोट कर सकें, ठीक है, इन द ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे हम कुछ प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे ड्रग एक्शन के, कि लाइक हाउ द ड्रग विल बी एक्ट, ठीक है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं विच वी हैव टू फॉलो. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ द स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द सेलेक्टिव इन्हेंसमेंट ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो एक्टिविटी होती है वो उनकी इंक्रीज़ हो जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका एड्रेनलिन है, ठीक है, तो जो एड्रेनलिन है वो क्या करेगा, वो आपके कार्डियक रिस्पॉन्स को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। देन उसके बाद डिप्रेशन यानी कि ये कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, उस सेल्स की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, सप्रेस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपका क्विनिडीन क्या है, क्विनिडीन क्या कर देगा, डिप्रेस करेगा हार्ट को. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इरिटेशन. इरिटेशन क्या है, दिस कैन अकर ऑल टाइप ऑफ सेल्स ऑफ बॉडी एंड में रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन. इसमें क्या होगा, हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें हमें इन्फ्लामेशंस देखने को मिलेगी, जैसे कि बिटर में इंक्रीज, सलाइवरी एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस. जैसे कि कुछ हम ऐसी मेडिसिन को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जो कि कड़वी होती हैं. ऑफकोर्स मोस्टली जो मेडिसिन होती हैं वो हमारी बिटर इन टेस्ट होती हैं, ठीक है, एंड कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनकी वजह से सलाइवा एंड गैस्ट्रिक एसिड्स की जो सिक्रीशंस होगी वो आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिप्लेसमेंट.
So drugs may be used for replacement when there is deficiency of natural substances, metabolites, human and nutrients in the body. Okay, so रिप्लेसमेंट क्या होता है? ऑफ कोर्स आपको नाम से ही ये समझ में आ रहा होगा कि रिप्लेसमेंट क्या होता है. इसमें क्या होता है, इसको हम जब इस ड्रग्स को हम तब यूज़ करते हैं जब आपकी बॉडी में, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल सब्सटेंस वैसे ही प्रेजेंट होते हैं जो आपकी न्यूट्रिशंस को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, कुछ मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं. बट अगर उसकी क्या होगी, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो रही है या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हमको उनको किसी दूसरी चीज़ से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल बता दें तो इंसुलिन इन डेल्टॉइड मसल आयरन इन एनीमिया एंड विटामिन सी इन स्कर्वी. ओके, तो देखो जो इंसुलिन होता है, ठीक है, वो मतलब कि इन आयरन इन अनीमिया, एंड जो विटामिन सी होता है वो इन क्या होती है, स्कर्वी. तो हमें पता ही कि डेफिशिएंसी है, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया कोज हो रहा है. ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी कोज हो रहा है. ठीक है, तो हम कुछ ऐसे रिप्लेसमेंट ड्रग्स इनको देंगे, ठीक है, ताकि ये जो डिजीज़ है ये आपकी ना हो आपकी बॉडी में. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइटोटॉक्सिक और एंटीरियर इन्फेक्टिव एक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हमारे जो ड्रग्स हैं वो आपके एक्ट करते हैं, ठीक है, एक्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सकें उन ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि आपके क्या है, इन्फेक्टिव है. कैसे हैं, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स को वो डिस्ट्रॉय करेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखो, ड्रग्स में एक्ट बाय स्पेशली डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म एंड इट किल्स द इन्वेडिंग पैरासाइट्स और डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होस्ट सेल्स. ठीक है, तो आपके कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, और जो आपके पैरासाइट्स अगर आपकी बॉडी में हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे. ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. एंड यहाँ पे क्या होता है, जो आपके अगर बॉडी में कैंसर सेल्स प्रेजेंट होंगे तो ये उनको भी क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे. ठीक है, लेकिन ये ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये आपके होस्ट सेल को डिस्टर्ब ना करें, उनको अफेक्ट ना करें. तो इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पे देखो, पहला एग्जांपल आपका साइक्लोफॉस्फामाइड. तो साइक्लोफॉस्फामाइड आपका एंटी कैंसर ड्रग है. ठीक है, तो एंटी कैंसर ड्रग है, अगर किसी पेशेंट को कैंसर है, ठीक है, और वो पेशेंट अगर वो पेशेंट क्या है, एंटी कैंसर ड्रग इसको कंज्यूम कर रहा है, तो ये ड्रग क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स को ही क्या करेगा, मारेगा, किल करेगा, और आपके जो होस्ट की जो सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, उनको अफेक्ट नहीं करेगा. देन नेक्स्ट है आपका क्लोरोक्वीन. क्लोरोक्वीन आपका एक एंटी मलेरियल ड्रग है. ठीक है, ये वो पेशेंट्स लेते हैं जिनको क्या है, जो पेशेंट्स मलेरिया से सफ़र कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. तो देखो, आपकी जो वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, हम वैक्सीन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, हमारी जो इम्यूनिटी होती है हम उसको इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, वाइल कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट एक्ट होते हैं बाय डिप्रेसिंग इम्यूनिटी. ओके, तो एग्जांपल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि आपको मतलब कि ये पता होगा कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम बहुत सारी वैक्सीन्स का यूज़ कर सकते हैं. इम्यूनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जिनको हम लेते हैं ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए. इन्होंने एक एग्जांपल बताया है दैट इज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन. सो देखो, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, लाइक आपके जो ड्रग्स हैं वो आपकी बॉडी पे कैसे एक्ट करते हैं. ठीक है, तो अब हम उसका एक्शन पढ़ेंगे. लाइक इन द प्रीवियस वीडियो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था, एंड उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है, उसके सारे जो मैकेनिज्म है ना हमारी बॉडी का ऑन द ड्रग, हमने वो स्टडी किया. बट नाउ अब हम पढ़ रहे हैं फार्माकोडायनेमिक्स, एंड इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हमारे जो ड्रग्स होते हैं वो हमारी बॉडी पे एक्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. बेरिंग अ हैंडफुल ऑफ ड्रग हुज एक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंपल फिजिकल और केमिकल properties, but majority of drug actions in complex manner and elements of which are should not known. Okay, so यहाँ पे देखो, अब हमारे बहुत सारे लाइक जो ड्रग्स होते हैं उनका जो एक्शंस होता है हम उनको किस के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, उनके सिंपल मतलब कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे. ठीक है, बट बहुत सारे ड्रग्स में मेजॉरिटी में जो ड्रग्स एक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैनर में वो परफॉर्म करते हैं, उनका जो एक्शन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, यहाँ पे और कुछ के जो एलिमेंट्स होते हैं उन वो हमें एलिमेंट्स भी नॉट नोन होते हैं, यानी कि हमें उनके एलिमेंट्स भी नहीं पता होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. सो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्टिविटी, ड्रग एक्टिंग बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, तो ये किसके लिए फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या, यानी कि जो भी ड्रग्स अब वो क्या करे, कोई
रिस्पॉन्सिबल है अपनी एक्टिविटी के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ड्रग्स एक्टिंग बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, अब कौन कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को मतलब कि शो करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। तो उसमें पहला है आपका ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी। सो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी क्या है, ये आपके ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक्स होते हैं, जैसे कि आपके मैनिटोल हो गए। ऑस्मोटिव परविगेटिव्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स का मास हो गया, मास ऑफ ड्रग्स, जैसे कि बल्क लेग्जेटिव होते हैं, जैसे ईसाफेजुला। रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, ये इनकी क्या होते हैं, केमिकल, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बट इज़ फिजिकल किल कैंसर सेल्स, ठीक है। तो I-131 क्या है, ये आपका एक केमिकल है, लेकिन इसकी जो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हमारी कैंसर सेल्स को किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। समझ आई, मैं रिपीट करती हूँ। रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसमें जो हमारे I-131 है ये एक आपका केमिकल है, ठीक है, ये इसका केमिकल है, लेकिन बट इसकी जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हमारी कैंसर सेल्स को किल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेडियो कैपेसिटी। सो रेडियो कैपेसिटी की बात करते तो यहाँ पे हमारे जो बैरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, क्या होता है, बैरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। सो सबसे पहले हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एक्शंस पढ़ा, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके केमिकल एक्शंस को। तो देखो, केमिकल एक्शन ऑफ अ ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन, ड्रग्स रिएक्ट एक्स्ट्रासेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस। ओके, सो केमिकल एक्शंस में क्या होगा, ऑफ कोर्स जो केमिकल एक्शंस होते हैं, जो भी ड्रग्स होते हैं, हर एक ड्रग का केमिकल फॉर्मूला अलग होता है, उनके केमिकल एक्शंस भी क्या होंगे, डिफर होंगे, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल करता है, अगर केमिकल एक्शन उनका डिफर होगा तो उनका जो एक्शन ड्रग होगा वो भी क्या होगा, डिफर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, एंटासिड न्यूट्रलाइज्ड गैस्ट्रिक एसिड्स। ओके, तो हम क्या देते हैं, अगर किसी पर्सन को एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्टमक में एसिड सिक्रीशन हो जाती है, एसिड मतलब कि वो होता है, इन्वायरमेंटल बन जाता है, तो उस टाइम पे हम एंटासिड देते हैं ताकि वो उस तरह जाके उसको न्यूट्रलाइज करे। तो ये इसका केमिकल एक्शन है, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव बाय एंजाइम्स। सो बाय एंजाइम्स all reactions carried by under catalytic influence of enzymes. Enzymes are very important target of drug actions. Drug can either increase or decrease enzymatically mediated reactions. So enzymes का काम क्या होता है, फर्स्टली enzymes का काम क्या होता है, हमें पता है enzymes हमारे किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, है ना, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है उसको क्या करते हैं, रेट ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, है ना। सो जितने भी रिएक्शंस यहाँ पे आपकी कैरिड आउट हो रही हैं एक कैटालिटिक इन्फ्लुएंस के अंदर, कैटालिटिक इन्फ्लुएंस के अंदर, ठीक है। तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट टारगेट होते हैं हमारे ड्रग एक्शन के, ठीक है। और जो ड्रग होता है वो आपका मतलब कि उसके अंदर जो एंजाइमेटिकली एक्टिविटी होती है उस ड्रग के अंदर वो आपकी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसकी देखें जैसे कि एंजाइम इंडक्शन और स्टिमुलेशन, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करेंगे, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, ताकि वो फास्टली एक्ट करे। ओके, देन उसके बाद एंजाइम इनहिबिशन, ये कॉमन मोड होता है ड्रग का, ठीक है। अभी आपका स्पेसिफिक भी हो सकता है और आपका नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन की बात करें, सो नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन में यहाँ पे हम बात करते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स हमारे और ड्रग्स हमारे ऐसे होते हैं जो प्रोटीन को डीनेचर करते हैं। डीनेचरिंग प्रोटीन यानी कि उसकी फिज़िकल स्टेट को चेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन का, सो फॉर एग्जांपल आपका मिल्क है और आपका क्या है, मिल्क है और मिल्क आपका किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन, यानी कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन था जब हमने उसका कर्ड फॉर्म किया तो मतलब कर्ड के अंदर वो प्रोटीन दूसरी स्टेट में दूसरी फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे ये है, ठीक है। या फिर अगर एक और एग्जांपल बताते तो अगर आपका जो एग होता है, ठीक है, अगर हम आपको रो एग लोगे तो रो एग क्या होता है, आपके अंदर उसके अंदर जो येलो सैक होता है ना, येलो कलर का एक सैक होता है, तो वो क्या होगा आपका, वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट आफ्टर बॉइलिंग इट, जब आप उसको बॉईल करोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि हैवी मेटल जैसे क्लोरीन, आयरन, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड फिनॉल्स इनहिबिट एंजाइम नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक इनहिबिशन यानी कि बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं और दूसरे विदाउट अफेक्टिंग अदर्स, ठीक है, दूसरों को अफेक्ट किए बिना
ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसके भी कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थ्रू द आयन चैनल्स। सो देखो जो आपके ड्रग्स होते हैं वो दे में इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस स्पेसिफिक चैनल्स, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारे आयंस होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक चैनल्स, कुछ गेट चैनल्स हमारी बॉडी में फॉर्म्ड होते हैं, जिनकी वजह से वो क्या करते हैं थ्रू वन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। सो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया, जैसे कि हमारे क्या होता है इक्विलिब्राइन है, ब्लॉक्स मायोकार्डियल सोडियम चैनल, तो ये क्या करेगा, ये मायोकार्डियल सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। हमारे पास अमीनोडेरॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं पोटेशियम चैनल को मायोकार्डियम के, ठीक है। उसके बाद निफ्रिडिफिन होते हैं, ये हमारे कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पेसिफिक चैनल्स की मूवमेंट को क्या करते हैं, उनको इंटरफेयर करते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैव ऑल्टरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ऑल्टरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि जैसे ड्रग्स लाइक हमारे जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ये ऑल्टर करते हैं द मेटाबॉलिज्म पाथवे इन द माइक्रो रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ microbes organism. Example sulfonamide intergoes with bacterial folic acid synthesis. Okay, so altering metabolic process यानी कि altering मतलब कि alterations यानी कि कुछ changes आ रहे हैं। तो हमारे कुछ ऐसे drugs होते हैं जैसे कि antimicrobial drugs, तो ये हमारी alter करते हैं, ठीक है, कुछ changes लेकर आते हैं metabolism pathway में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, destruction होता है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जैसे कि आपका sulfonamide intergoes with bacterial folic acid synthesis। ओके, देन एट लास्ट हमारे पास नेक्स्ट है हमारा थ्रू रिसेप्टर्स। अब देखो एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ जो ड्रग है हम उसको ऐड करते हैं थ्रू स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ सेल विच रेगुलेट्स critical functions like enzyme activity, permeability, gene excretions and structural features, ठीक है। सो थ्रू रिसेप्टर्स यानी कि ड्रग्स का क्या एक्शन है, तो ये वही हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे थ्रू रिसेप्टर्स की तरह कैसे वो एक्शन मतलब कि कंट्रोल करता है। तो देखो अगर आपने बहुत ही लार्ज अमाउंट में ड्रग को ऐड करा, ठीक है, सेल के एक स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल कंपोनेंट में, ठीक है, तो वो क्या रेगुलेट करेगा, वो आपके जो भी आपकी बॉडी में क्रिटिकल फंक्शंस हैं जैसे कि आपका एंजाइम एक्टिविटी हो गई है, परमेबिलिटी हो गई है, ठीक है, जीन हो गए, एक्सक्रीशन, स्ट्रक्चरल फीचर्स, तो इन सब को वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है। सो क्या फंक्शन होते हैं रिसेप्टर के, तो यहाँ पे फंक्शंस देख लेते हैं कि देखो जो रिसेप्टर होता है इट हैज़ टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड व्हेन द कंपाउंड बाइंड टू द रिसेप्टर इट हैज़ द कन्वे द मैसेज इज टू बीइंग अबाउट रिस्पॉन्स। रिसेप्टर से आपको नाम ही समझ आ रहा होगा कि रिसेप्टर क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को, जो रिसेप्टर क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को रिसीव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो इन्होंने बोला कि वो कुछ एक ऐसे कंपाउंड को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। वो कंपाउंड क्या करेगा, देखो ये मान लो कि आपका कुछ इस तरीके का रिसेप्टर है, ठीक है, ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, रिसेप्टर एक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेगा और ये कंपाउंड जाके इस रिसेप्टर से क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और जब ये बाइंड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एक मैसेज कन्वे करेगा और वो मैसेज लेकर जाएगा, ठीक है, एक रिस्पॉन्स की फॉर्म में। समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट हम मैकेनिज़म्स यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो मैकेनिज़्म में एक आपका आता है अगोनिस्ट। सो देखो जो अगोनिस्ट होते हैं ये आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अगोनिस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और एक रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा इन्वर्स अगोनिस्ट। तो देखो ये एक आपका एक ऐसा एजेंट होता है जो एक्टिवेट करता है आपकी रिसेप्टर को, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, एक अफेक्ट को प्रोड्यूस कर सके इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ अगोनिस्ट। यानी कि जो काम आपका अगोनिस्ट कर रहा है, अगोनिस्ट क्या करेगा, अगोनिस्ट कंपाउंड के साथ जाके जुड़ेगा और वहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। बट इन्वर्स अगोनिस्ट क्या करेगा, उसका उल्टा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, यानी कि एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं अगोनिस्ट के एक्शन को होने से।
समझ आई। उसके बाद पार्शियल अगोनिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर को, ठीक है, लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो सब मैक्सिमम इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। बट एंटागोनिस्ट द एक्शन ऑफ फुल अगोनिस्ट, यानी कि इनका जो मतलब कि अफेक्ट होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सब मैक्सिमम इफ़ेक्ट होता है, फुली अफेक्ट ये शो नहीं करते हैं। उसके बाद डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो, जो द रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग डोज ऑफ ड्रग कैन बी प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। इनिशियली द एक्सटेंट of a response increase which increasing dose till the maximum response is reached। ओके, तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का मतलब है, यानी कि जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, द रिस्पॉन्स जब आप डोज को इंक्रीज़ करते हो, यानी कि कोई भी ड्रग है और उसकी ड्रग की जो डोज है अगर आप उसको इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, तो हम क्या करते हो, हम उसको एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है, ताकि जैसे जैसे आपकी जो डोज है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो एक मैक्सिमम उस पर पहुँच जाता है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो है कि मैक्सिमम उस पर रीच करता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा है ड्रग पोटेंसी एंड मैक्सिमल एफिकेसी। ओके, सो देखो, जो अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इंडिकेट द पोटेंसी ऑफ ड्रग, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है, वो ही इंडिकेट करते हैं कि वो क्या होती है, उसकी पोटेंसी होती है ड्रग की, ठीक है। यानी कि अगर आपको एक रिस्पॉन्स को जनरेट करवाना है और उस रिस्पॉन्स को जनरेट करवाने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ ड्रग की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं पोटेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जैसे कि 10 mg ऑफ मॉर्फिन इज इक्वल इन अफेक्ट अ मोर पोटेंट टू 100 mg ऑफ पैथिडीन। इट मीन्स मॉर्फिन 10 टाइम्स पोटेंट फ्रॉम पैथिडीन। समझ आई। यानी कि इसमें क्या होता है कि देखो, अगर आपका 10 mg ऑफ मॉर्फिन है, ठीक है, ये जो 10 mg ऑफ मॉर्फिन जो इफ़ेक्ट शो करेगी, ठीक है, और वो सिमिलर इफ़ेक्ट आपका 100 mg ऑफ पैथिडीन शो करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मॉर्फिन है वो आपकी क्या है, 10 टाइम्स मोर पोटेंट है देन द पैथिडीन। यानी कि जो रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हमें हमारी जो मॉर्फिन है वो 10 mg लग रही है, ठीक है, सिमिलर रिस्पॉन्स को जनरेट करें, लेकिन उसी सिमिलर रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए पैथिडीन लग रही है 100 mg। तो हम ज़्यादा वाली इतनी क्यों लेंगे, हम लेंगे 10 mg वाली, ठीक है, जो कि जल्दी और क्या करेगी, हमारे रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी। समझ आई। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे देखो, लेसर द डोज फॉर सर्टेन रिस्पॉन्स डिनोट हायर पोटेंसी। जितना कम डोज होगी, जितना कम डोज, जैसे कि यहाँ पे 10 थी, ठीक है, 10, तो जितना कम डोज डिनोट करेगी ना उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, हायर पोटेंसी होगी, और जितनी हायर डोज शो करेगी उतना ही उसकी जो पोटेंसी होगी वो कम होगी। समझ आई। अगर आपको दो वैल्यूज़ गिवन है, एक जैसे मान लो यहाँ पे 10 गिवन है, एक यहाँ पे 100 गिवन है, तो जिसकी वैल्यू आपकी कम है, याद रखना, जिसकी वैल्यू कम है वो आपकी ज़्यादा पोटेंसी शो करेगी, और जिसकी आपकी वैल्यू ज़्यादा है वो आपकी कम पोटेंसी शो करेगी, ठीक है। सिंपल सा फंडा है बस। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एफिकेसी। ओके, सो एफिकेसी क्या होता है, देखो, ये आपका इंडिकेट करता है मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रग। अगर आप एक ड्रग, अगर देखो अभी मैं मोटा मोटा अगर आपको बताऊं कि एक इंसान है, ये आपका एक इंसान है, एक ये इंसान है, ठीक है। अब इसको तो हमने जो दवाई दी वो दी इसको ओरल, ठीक है, इस वाले बंदे को दवाई दी, ये दी हमने आईवी से इंट्रावीनसली, तो किसकी एफिकेसी ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा जो ड्रग है उसका मतलब कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स, या फिर ज़्यादा ड्रग कौन सा एक्ट करेगा, ठीक है। अब ये ओरल अगर ये लेगा तो ये माउथ से लेगा, माउथ से जाएगी इसोफेगस में, जीआई में जाएगी, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी, ये होगी, और इसको बहुत सारे बैरियर से ट्रांसफ़र होते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है। आधी जगह वो क्या हो जाएगी, वो वहीं डाइजेस्ट हो जाएगी, कहीं कुछ होगा, है ना, मेटाबोलाइज। तो अब यहाँ पे देखो, तो इसकी जो एफिकेसी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, कम होगी, है ना, यानी कि कम थोड़ा एक्ट करेगी क्योंकि भी इतने लंबे लॉन्ग उससे ट्रैवल करते हुए आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमने इस पेशेंट को जो मेडिसिन प्रोवाइड करी वो दी इसको आईवी से इंट्रावीनसली, ठीक है। अब जब हम इंट्रावीनसली किसी पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी, वो डायरेक्ट उसकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, यानी कि उसको इतने लंबे चौड़े बैरियर से, मतलब कि इतने जीआई से और ये सब इन सब से उसको पास आउट होते हुए नहीं आना पड़ा, वो डायरेक्टली किस में गई, ब्लड स्ट्रीम में गई, तो इसकी एफिकेसी होगी, इसकी एफिकेसी होगी 100%।
समझ आई। अब आगे पढ़ते हैं, देखो आगे और अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पे देखो एफिकेसी क्या होती है, यानी कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो कि आपका ड्रग क्या है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हायर द मैक्सिमम रिस्पॉन्स हायर द एफिकेसी एंड लेसर द मैक्सिमम रिस्पॉन्स लेसर द एफिकेसी, यानी कि जितना ज़्यादा जो आपका ड्रग है उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा उतनी ही उसकी हायर एफिकेसी होगी, और अगर आपका लेसर मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा तो एफिकेसी भी क्या होगी, लेस होगी। अंडरस्टूड। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने बोला है, जैसे कि मॉर्फिन है, मॉर्फिन प्रोड्यूसेस सच एज डिग्री ऑफ एनाल्जेसिया that can't be obtained from any dose of aspirin, so morphine more efficacy from aspirin। ऑफ कोर्स इन्होंने बोला है कि देखो जो मॉर्फिन होता है वो क्या करता है, आपकी डिग्री ऑफ एनाल्जेसिया है, ठीक है, और अगर वह दैट कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम, जो कि किसी जो काम आपका मॉर्फिन कर रहा है एनाल्जेसिया का, वो कोई दूसरा ड्रग इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर हम एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन उतना एफिकेसी शो नहीं करेगा इरिस्पेक्टिव टू मॉर्फिन, मॉर्फिन ज़्यादा एफिकेसी शो करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म, ठीक है। अब इसको स्टडी करते हैं। देखो जब दो से ज़्यादा ड्रग्स, ठीक है, कंकरेंटली हम देते हैं किसी पेशेंट को, ठीक है, तो वो इफ़ेक्ट में भी एडिटिव, में भी सिनर्जिक और एंटागोनिस्टिक, तो ये 3 इफ़ेक्ट हैं। जब 2 से ज़्यादा ड्रग्स हम कंकरेंटली किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो आपके मतलब कि इफ़ेक्ट शो कर सकता है, मे बी वो सिनर्जिक और एंटागोनिस्ट कुछ भी शो करेगा। अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं सिनर्जिज्म। तो देखो when the action of one drug is enhanced or facilitated by another drug, then they are said to be synergistic and the phenomena is called synergistic effect of drug। इन्होंने बोला है कि जब when the action of one drug, यानी कि आप मान लो कि एक पेशेंट, एक इंडिविजुअल, उसने 2 ड्रग्स ली हैं, उसमें से एक ड्रग का जो एक्शन है वो इन्हेंस्ड हो गया, वो ज़्यादा वर्क कर रहा है, वो ज़्यादा फास्टली एक्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरे ड्रग के रिस्पेक्टिव में, तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। सिनर्जिज्म भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। हम एक फर्स्ट पढ़ेंगे आपका एडिटिव इफेक्ट। सो एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे देखो एडिटिव इफेक्ट होता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 ड्रग्स इक्वल टू एडिशन ऑफ अलोन इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स, ठीक है। यानी कि एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, यानी कि एक जगह आपकी क्या है, एक जगह आपकी 2 ड्रग्स हैं, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है, ये इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट किसके बराबर है, एक अकेली ड्रग का। समझ आए। यानी कि ऐसा होता है ना कि एक इंसान है, वो मतलब कि इतना मोटा तगड़ा है, मतलब कि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत पावरफुल है, वो अकेला ही काफ़ी है, और ये 2 पतले पतले लोग हैं जो कि मिलकर इसकी बराबरी कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से है। समझ आई। The effect of 2 or more drug get added up and total effect is equal to the sum of these individual actions। Okay। सो पिछली वाली लाइन में क्या बताया गया था, फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला जैसे कि मान लो ड्रग ए का जो इफेक्ट है प्लस में ड्रग बी का जो इफेक्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ ड्रग ए बी वो आपका बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जैसे कि हमने क्या लिया, हमने लिए डाइक्लोजिनेक सोडियम प्लस में पैरासीटामोल, ठीक है, तो ये दोनों हमारी क्या करते हैं, एक एनाल्जेसिक्स की तरह एक्ट करते हैं और एक हमारी एंटीपायरेटिक इफेक्ट की तरह एक्ट करते हैं, तो ये दोनों ही इफ़ेक्ट्स हमें इन मेडिसिन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट है, अभी हमने एडिटिव इफेक्ट पढ़ा, अब हम इसका ही सेकंड पार्ट पढ़ेंगे विच इज़ द सुपर एडिटिव इफेक्ट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग ग्रेटर देन टोटल ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि देखो यहाँ पे, यानी कि ये आपका ड्रग ए है, ठीक है, ड्रग ए का इफेक्ट है, ये ड्रग बी का इफेक्ट है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल्स टू में, यानी कि इफेक्ट ऑफ ड्रग ए बी क्या है, ज़्यादा है। समझ आई। जो आपका, ध्यान से सुनो, जो आपका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमने पढ़ा, ठीक है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पढ़ा, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में हमने 2 इफेक्ट पढ़े, एक एडिटिव इफेक्ट और एक हमने पढ़ा सुपर एडिटिव इफेक्ट। जो एडिटिव इफेक्ट है उसमें क्या पढ़ा कि आपका जो ड्रग ए है इसका इफेक्ट और आपका ड्रग बी का इफेक्ट, इन दोनों का इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में ड्रग ए बी का इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर हमने इंडिविजुअल्स का इफेक्ट और हमने मतलब कि इनको कंबाइन कर दिया और इनका इफेक्ट, ठीक है। सुपर एडिटिव इफेक्ट में क्या होगा कि इंडिविजुअली मतलब कि हमारा ड्रग ए का इफेक्ट, ड्रग बी का इफेक्ट, ठीक है, लेकिन ड्रग ए और बी का इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा इन दोनों इंडिविजुअल से, उसमें इक्वल था, इसमें ज़्यादा है, सिर्फ इतना फ़र्क है, ठीक है।
एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स में हमें दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कि आपके सल्फोनामाइड प्लस में ट्राइमेथोप्रीम है, ठीक है, इन दोनों का ग्रेटर इफेक्ट होगा कम अगर ये कंबाइन होंगे, ठीक है। बोथ अलोन आर बैक्टीरियोस्टैटिक बट इन कॉम्बिनेशन दे हैव बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट, ठीक है। अगर ये दोनों अकेले काम करेंगे, जैसे सल्फोनामाइड अलग काम करेगा अकेले, ट्राइमेथोप्राइम अलग काम करेगा, ठीक है, अगर अकेले काम करेंगे तो दे विल एक्ट एज ना बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब कि किसी चीज़ की ग्रोथ को ये रोकने में हेल्प करेंगे। जैसे कहीं बैक्टीरिया है बैक्टीरियोस्टैटिक, तो कहीं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये क्या करेंगे, वहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। बट अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो कंबाइन होने के बाद दे विल एक्ट एज ना बैक्टीरियोसाइडल, यानी कि बैक्टीरियोसाइडल मतलब किल, कि वहाँ बिल्कुल ही उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमने पढ़ लिया, उसके जो दो टाइप्स है वो हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंटागोनिज्म, ठीक है। सो एंटागोनिज्म क्या होता है कि जिसमें वन ड्रग अपोजिंग और इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग इज एंटागोनिज्म। व्हेन वन ड्रग डिक्रीजेज और इनहिबिट द एक्शन ऑफ अदर ड्रग द फिनोमेना इज कॉल्ड एज एंटागोनिज्म एंड ड्रग आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट। ओके, एंटागोनिज्म क्या है कि जब आपका एक ड्रग, या तो एक ड्रग जो है या तो वो अपोज कर रहा है या फिर उसको बिल्कुल ही दूसरे ड्रग के एक्शन को बिल्कुल ही इनहिबिट कर रहा है, बिल्कुल स्टॉप कर रहा है, ठीक है। जब आपका एक ड्रग डिक्रीज कर रहा है या फिर इनहिबिट कर रहा है दूसरे के एक्शन को, ठीक है, ये कोई आपकी मेडिसिन है और ये दूसरी मेडिसिन है, एक इंसान ने दो मेडिसिन ली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये वाली जो ड्रग है मान लो वो इस वाली ड्रग के जो एक्शन है उसको क्या कर रही है, डिप्रेस कर रही है सब, ठीक है, यानी कि उसको इनहिबिट कर रही है, ठीक है। इस वाले फिनोमेना को बोलते हैं एंटागोनिज्म, समझ आई। या इसमें क्या बोल रहा है कि आपका इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस में इफेक्ट ऑफ ड्रग बी, ये आपका ग्रेटर है इफेक्ट ऑफ ड्रग ए बी से, यानी इंडिविजुअली अगर ये इनकी जो ड्रग की जो मतलब कि पोटेंसी या एफिकेसी वो आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म एंटागोनिस्ट भी फर्दर टाइप्स, इसके फर्दर टाइप्स है किसके बेसिस पे, मैकेनिज्म के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि आपका फिजिकल एंटागोनिज्म हो गया, आपका केमिकल एंटागोनिज्म हो गया, आपका एंटागोनिज्म है रिसेप्टर लेवल। अब रिसेप्टर लेवल पे भी रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और आपके इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। उसके बाद आपका आता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इसमें आपका फिजिकल केमिकल, देखो फिजिकल यानी कि जो कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जैसे कार्कोल एड्जॉर्ब क्या करेगा, अल्कलॉइड्स। केमिकल एंटागोनिज्म यानी कि जब दो सब्सटेंसेस इंटरेक्ट करते हैं केमिकली, ठीक है, ताकि वो किसी दूसरे का क्या करें, इनएक्टिवेट करें इफेक्ट हो। जैसे कि चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो इनएक्टिवेट करते हैं हमारे हैवी मेटल्स को, जैसे कि लीड एंड मर्करी टू फॉर्म इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स, ओके। उसके बाद हिस्टामिन एंड एड्रेनालिन हैविंग अपोजिट इफेक्ट ऑन ब्रोंकाई एंड ब्लड वेसल्स। अब इन दोनों का जो काम होता है वो अपोजिट में ये की क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, इफेक्ट होता है इनका ब्रोंकाई और ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बताएं, जैसे कि आपका ये हिस्टामिन है, ठीक है, ये ड्रग्स हैं हिस्टामिन, और ये आपके दो ले लिए हमने ब्रोंकाई और ब्लड वेसल। अब जो हिस्टामिन, अगर हम हिस्टामिन देंगे पेशेंट्स को, एंटी हिस्टामिन होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सॉरी ब्रोंकाई को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट करेगा। एड्रेनालिन जो होता है, एड्रेनालिन क्या करेगा, ब्रोंकाई को क्या करेगा, डायलेट करेगा, और हमारी जो ब्लड वेसल्स होंगे उनको क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में अपोजिट इफेक्ट ही शो करते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ इंसुलिन एंड जो हमारे ग्लूकागन होते हैं, क्या होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागन, इनका अपोजिट इफेक्ट होता है ब्लड शुगर लेवल पे, समझ आई। जैसे इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, और जो ग्लूकागन होता है ये हमारे क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद ड्रग डोजेज की बात करें, तो ड्रग डोजेज क्या होता है, यानी कि डोज इन एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स इन अ पेशेंट। दीज आर मेनली 4 टाइप्स। सो डोज ये क्या होते हैं, यानी कि डोज मतलब कि आप एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट में हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट में हम क्या देंगे, ड्रग देंगे पेशेंट को, ठीक है। अभी इसको हमने 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, कौन कौन सा, एक है आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डोज, ठीक है, स्टैंडर्ड डोज है। सेकंड है आपका रेगुलेटेड डोज। थर्ड है आपका टारगेट लेवल डोज, एंड फोर्थ है आपका टाइटर डोज, जिसको हम कैलकुलेटेड डोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप्स हैं। तो जो आपका स्टैंडर्ड डोज होता है, यानी कि बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो बहुत सारे डोज इज सम फॉर मोस्ट पेशेंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डोज ऑफ ड्रग्स। एग्जाम्पल BCG,
रेगुलेटेड डोज क्या होते हैं, यानी कि जो ड्रग्स होते हैं वो आपके मॉडिफाई करते हैं फाइनली रेगुलेटेड बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, जिनको हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम इनको क्या करते हैं एक्यूरेटली हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल आपका एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स। टारगेट लेवल डोज होता है यानी कि इन बहुत सारी कंडीशंस में, ठीक है, जिसको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट इनको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि हमें एक सर्टेन रेंज ऑफ हमें क्या मिले, ड्रग कंसनट्रेशन इन प्लाज्मा हमें ऑब्टेन्ड हो, ठीक है। जैसे कि आपके हो गए यहाँ पे एंटी पाइलेप्टिक ड्रग एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद टाइट्रेटेड ड्रग है। टाइट्रेटेड ड्रग यानी कि डोज नीडेड टू प्रोड्यूस मैक्सिमल थेरेप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि ऐसे ड्रग्स जिन ऐसी मतलब कि डोज ड्रग्स की, ठीक है, जो कि क्या करे मैक्सिमल थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करे, ठीक है। दे कैन नॉट बी यूज और गिवन बिकॉज ऑफ इनटॉलरेबल एडवर्स इफेक्ट, बिकॉज अगर हम इनको ज़्यादा देंगे भी तो उसकी वजह से पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है। अब हमारे कुछ क्या है, हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, क्या है हमारे कुछ फैक्टर्स हैं मॉडिफाइड ड्रग एक्शन और फैक्टर्स जो कि हमारे अफेक्ट करते हैं ड्रग के एक्शंस को, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले आता है आपका एज। तो देखो जो फार्माकोकाइनेटिक होती है बहुत सारी ड्रग्स की, वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है। तो जैसे इन्फेंट्स में हम अलग देंगे, चिल्ड्रंस, ओल्डर्स, तो इन सब की जो डोज होती है वो अलग होती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला होगा चिल्ड्रंस के लिए अलग होता है एंड फॉर द एडल्ट्स अलग होता है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले, और इन फॉर्मूले को प्लीज़ आप रिमेंबर कर लेना बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट, ओके, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो एक होता है आपका यंग्स फार्मूला। यंग्स फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला हम उन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, उन चिल्ड्रंस के लिए यूज़ करते हैं जिनकी एज किससे कम है, 12 ईयर्स से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज इन ईयर, ठीक है, कितनी एज है, ठीक है। उसके बाद एज प्लस में हम क्या कर देंगे, जो भी उस पेशेंट की एज होगी, उस चिल्ड्रन की एज होगी, प्लस उसमें 12 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय में एडल्ट डोज, ठीक है। डिलिंग्स फार्मूला क्या होता है, एज अपॉन में हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय में एडल्ट डोज। यहाँ पे हम +12 कर रहे हैं बट यहाँ पे हम +12 नहीं करेंगे। तो ये ही डिफरेंस है आपका यंग्स फार्मूला और डिलिंग्स फार्मूला में। सो फर्स्ट आपका एज हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड है बॉडी साइज़ एंड बॉडी वेट। तो देखो ये भी आपका इन्फ्लुएंस करता है ड्रग की कंसंट्रेशन को। तो देखो अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर बॉडी का साइज़ ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन कम होगी, बॉडी का साइज़ अगर कम है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ध्यान से सुनो, बॉडी साइज़ ज़्यादा है, इंसान मोटा है तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, बॉडी साइज़ कम है तो हायर द कंसंट्रेशन, ठीक है। अब बॉडी साइज़ यानी कि ये क्या आपके रेसिप्रोकली इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपके बॉडी साइज़ है, मल्टीप्लाई में बॉडी वेट, मल्टीप्लाई में डोज एंड मल्टीप्लाई में कंसेंट। अगर बॉडी साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन कम, बॉडी वेट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कम, डोज ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कम, ठीक है। इसी वजह से जो हमारे इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस और हमारे ओल्डर रिक्वायर्ड लेसर डोज, इसलिए इनको क्या होते हैं, हमारी लेसर डोज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है अगर अकॉर्डिंग टू हम वेट, अगर हम डोज बनाएं तो बॉडी वेट पाउंड में हम जो वेट हम पाउंड में लेंगे अपॉन में 115 मल्टीप्लाई बाय में एडल्ट डोज, ठीक है। थर्ड आता है हमारा जेंडर। जेंडर यानी कि मेल जो होते हैं ऑफ कोर्स उनको थोड़ी सी ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू रिस्पॉन्स टू उनके मेंटल मेकअप और बॉडी साइज़ की वजह से, बिकॉज मेल्स का बॉडी साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। रेसिस यानी कि दे में भी रेशियल डिफरेंस, इट में भी ड्यू टू डिफरेंस, क्योंकि रेशियल थोड़ा डिफरेंस हो जाता है बिकॉज किसकी वजह से, मे बी उनका जेनेटिक है ना, उनके अंदर जेनेटिक डिफरेंस भी हो सकता है, उनके लाइफस्टाइल डिफरेंस भी हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर यानी कि इट अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की किस रूट से आप जो है ड्रग को एडमिनिस्टर करोगे, ठीक है, वो भी आपका मतलब कि फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ड्रग एक्शन को। हेल्थ एंड इलनेस यानी कि ड्रग में अफेक्ट, जो ड्रग है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स को, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग्स, देन उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, टॉलरेंस, एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, 11 फैक्टर्स किसके, ड्रग एक्शन के, ठीक है, जो कि आपके क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ड्रग एक्शन को।
अब हम यहाँ पे देखते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो देखो यहाँ पे हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं दैट आर बिकॉज ऑफ ड्रग एक्ट मोर देन वन साइड। बिकॉज अगर आप एक आपकी एडमिनिस्टर साइट होगी, आपने इस जगह आपने मेडिसिन दी है, ठीक है, बट वो मेडिसिन क्या होती है इस जगह थोड़ी रहेगी, वो आपकी एब्जॉर्प्शन के लिए वो क्या करती है, वो ट्रैवल करती है, ठीक है। सो इन्होंने यही बोला है कि जो ड्रग है वो आपकी एक साइड से ज़्यादा क्या है, एक्ट करती है, ठीक है। दीज आर अनवांटेड बट ऑफन अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट दैट अकर एट द थेरेप्यूटिक dose. Generally they are not more serious, can produce the pharmacological profile of drug. It means, इसका मतलब क्या होता है, it means that effect that are not required but come as extra pharmacological effect। यानी कि ये साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग क्या है, मतलब कि मेडिसिन से हमारी ड्रग्स का ऐसा इफ़ेक्ट जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, बट ये क्या आपका एक्स्ट्रा फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है जो हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इन्होंने बोला जैसे कि आपका एट्रोपिन हम यूज़ करते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन की तरह, ठीक है। एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन हम यूज़ करते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी क्या होती है, एंटी सिक्रेटरी एक्शन, ठीक है। बट अगर सेम एक्शन प्रोड्यूस्ड होगा बार बार तो इसकी वजह से माउथ में ड्राइनेस आ सकती है, ठीक है। अब टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो ये जो होते हैं दीज आर प्रोनाउंस और एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल रिएक्शंस, जो कि हमारी इफेक्ट ऑफ ड्रग का एक इफेक्ट होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग यूज़। या तो एक इंसान इंडिविजुअल इस दवाई को या इस मेडिसिन को बहुत ही प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहा है, या फिर इस डोज का उसने क्या लिया, इस ड्रग का उसने ओवरडोज कर लिया है, ठीक है। अब ओवरडोज की वजह से क्या हो सकती है, इट मे लीड टू पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल, मॉर्फिन में कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर इन ओवरडोज। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हमारी जो मॉर्फिन होती है वो क्या कर सकती है, वो हमारी रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज कर सकती है, ठीक है, अगर आपने इसको ओवरडोज किया तो, ठीक है। ड्रग पॉइजनिंग यानी कि पॉइजनिंग एक आपका हार्मफुल इफेक्ट होता है केमिकल का एक बायोलॉजिकल सिस्टम पे, ठीक है। इट मे फ्रॉम लार्ज डोज ऑफ ड्रग्स बिकॉज इट इज़ द डोज विच डिस्टिंग्विश अ ड्रग फ्रॉम अ पॉइजन, ठीक है। तो पॉइजनिंग क्या एक हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है, केमिकल का ही हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे, ठीक है। अब एग्जाम्पल इन्होंने बोला जैसे कौन कौन से हमारे जो पॉइजन होते हैं, जैसे ऑर्गन फॉस्फोरस पॉइजन, इंसेक्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, तो बहुत सारे पॉइजन्स हमारे होते हैं। उसके बाद इंटॉलरेंस यानी कि व्हेन अ पेशेंट इज़ मोर सेंसिटिव टू द इफेक्ट ऑफ ड्रग देन ड्रग प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट। जब एक पेशेंट बहुत ज़्यादा क्या होता है हमारा सेंसिटिव होता है, ठीक है, जब एक पेशेंट क्या है हमारा बहुत ज़्यादा ही क्या है, सेंसिटिव है टू द इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है, तो जो ड्रग है वो क्या कर सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्लोरीन, ये क्या कर सकता है, प्रोड्यूस करता है नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, ओके। उसके बाद इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, जनरली डिटरमाइन कि हमारी जो अबनॉर्मल रिएक्टिविटी होती है उस केमिकल से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर ड्रग से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल में इन्होंने बोला एस्पिरिन से क्या हो सकता है, एस्मा हो सकता है, क्लोरामफेनिकोल, ये आपको सीरियस प्लास्टिक अनीमिया कॉज कर सकता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें। उसके बाद ड्रग एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। तो ड्रग एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, यानी कि जो आपका टारगेट ऑर्गन होता है वो तो आपका प्राइमरी अफेक्ट होता है ड्रग एलर्जी में, ठीक है, जैसे कि स्किन, एयरवे, ब्लड, जीआईटी, तो क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाती है उस ड्रग से, ठीक है। उसके बाद म्यूटोजेनिसिटी यानी कि बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं वो आपके म्यूटेजन कॉज कर सकते हैं, जैसे कि आपके एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे म्यूटेजन कॉज हो सकता है हमारे सेल्स में। कार्किनोजेनिसिटी होती है यानी कि बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हो सकते हैं जो कि कार्सिनोमा इंड्यूस कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई नो कि कार्सिनोमा, आपको पता होगा कार्सिनोमा क्या होता है, आपके कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे कि टोबैको, स्मोकिंग, ठीक है, तो ये भी दीज आर द ड्रग्स, ठीक है, स्मोकिंग, टोबैको, दीज आर द ड्रग्स जो कि कार्सिनोमा कॉज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्सिनोजेनिसिटी। सो नाउ आपका जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी वो आज होती है ख़त्म, ओके। सो थैंक यू ऑल।